वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 35 जनसंचार माध्यमों और उनके प्रकार। आजकल मीडिया शब्द का खूब प्रयोग होने लगा है। आम बोलचाल में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। आपने भी ज़रूर सुना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर मीडिया क्या है? जी, अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, इंटरनेट आदि कोई मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। मीडिया यानी संचार माध्यम। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि संचार माध्यमों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? आइए इस पाठ में हम संचार माध्यमों के बारे में जानते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं और हमारे लिए इनकी क्या उपयोगिता है समझते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संचार माध्यमों का महत्व स्पष्ट कर सकेंगे, संचार माध्यम के प्रकार बता सकेंगे, समाचार पत्रों की उपयोगिता का उल्लेख कर सकेंगे, नए संचार माध्यमों जैसे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि की विशेषताएं बता सकेंगे। क्रियाकलाप: अब हर दिन नई नई सूचनाएं प्राप्त करते हैं। क्या बता सकते हैं कि हम तक सूचनाएं या समाचार कैसे पहुंचते हैं? इन्हें पहुंचाने वाले कौन कौन से माध्यम हैं? इनमें से किन्हीं चार के नाम लिखिए। क्या आप अखबार पढ़ते हैं, रेडियो भी सुनते हैं? अखबार और रेडियो में समाचारों में क्या अंतर होता है? संक्षेप में लिखिए। आइए समझें। संचार का महत्व: किसी भी सूचना, विचार या भाव को दूसरों तक पहुंचाना ही मोटे तौर पर संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। एक साथ लाखों करोड़ों लोग एक सूचना को पहुंचाना ही संचार या जनसंचार या मास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य किसी न किसी रूप में संचार करता रहा है। जब आज की तरह टेलीफोन, इंटरनेट आदि की सुविधाएं नहीं थी, तब लोग चिट्ठी लिखकर अपना हाल समाचार लोगों तक पहुंचाते और दूसरे का समाचार जानते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चिट्ठी लिखने का प्रचलन भी बहुत पुराना नहीं है। जब डाक व्यवस्था नहीं थी, तब लोग संदेश भेजने वालों, उन्हें संवादिया कहा जाता था, के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश भेजते या मंगवाते थे। पुराने समय में राजा के हर कार्य पैदल या घोड़े की सवारी करते हुए राजा के संदेश राजधानी से दूरी जगहों पर ले जाते और वहां से ले आते थे। आपने ये भी कई कहानियाँ सुना होगा कि लोग कबूतरों के जरिए अपना संदेश भेजा करते थे। यानी व्यवस्था बाद में एक सरकारी विभाग, डाक विभाग बनकर सबके लिए सुलभ कर दी गई थी। अब हर कोई एक निश्चित शुल्क देकर अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेज सकता है। आप तो डाक व्यवस्था में इतने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा है कि संदेश तार के जरिए पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि तार जिस मशीन से भेजा जाता है उसका ही विकसित रूप है टेलीप्रिंटर कहा जाता है। इसके अलावा फैक्स, ईमेल के जरिए पलक झपकाते सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इन उपकरणों के आ जाने से सिर्फ डाक प्रणाली में नहीं बल्कि संचार माध्यमों को सूचनाएं इकट्ठी करने और प्रसारित करने में भी काफ़ी सुविधा हुई है। इन उपकरणों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। संचार का अर्थ सिर्फ व्यक्ति का अपना हाल समाचार दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति अपने संबंधियों की सूचनाएं जानने के अलावा देश दुनिया की खबरों के बारे में जानने को इच्छुक होता है। उसके आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में कहाँ क्या घटना घट रही है, सबकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सूचनाओं की इतनी भूख के चलते समाचार माध्यमों को
का लगातार विकास और विस्तार होता गया। आज अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है या ईरान में लड़ाई छिड़ती है तो हर किसी की निगाह उस ओर लगी रहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। वह हर पल की खबरें जानना चाहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच हो रहा है तो आपकी जिज्ञासा लगातार बनी रहती है कि किस टीम की क्या स्थिति चल रही है। इसी तरह तो लोग व्यवसाय या किसी व्यापार से जुड़े हैं या शिक्षा संबंधी जानकारी चाहते हैं। उनके लिए भी हर पल बाज़ार में वस्तुओं की कीमतों और शेयरों के उतार चढ़ाव की खबरें जानना ज़रूरी होता है। दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयोग के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। किसानों को मौसम और खेती में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीक की जानकारी काफ़ी मददगार साबित होती है। ज़रा सोचिए, अगर अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल जैसे संचार माध्यम ना होते तो क्या ये सूचनाएं आप तक पहुंच पाती। आप संचार की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए तरह तरह के समाचार माध्यमों का विकास कर लिया गया है। जल्दी से जल्दी सूचनाएं पहुंचाने की दुनिया भर में होड़ लगी हुई है। पहले निर्धारित समय पर और एक निश्चित समय के लिए समाचारों का प्रसारण हुआ करता था। अब 24 घंटे देश दुनिया की खबरों के प्रसारण लगातार दूरदर्शन के चैनलों पर चलते रहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये जानकारी भी हो कि जल्दी से जल्दी सूचनाएं पहुंचाने के लिए समाचार माध्यम क्या उपाय करते हैं। कई लोगों के लिए यह जानना अभी भी काफ़ी रोचक होगा। संचार माध्यमों के उद्देश्य। आपको अभी जाना कि विचारों, भावों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार माध्यम का मुख्य काम होता है। आप यह भी जान चुके हैं कि संचार माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि का महत्व बहुत अधिक है, जिस कारण इन से जुड़े प्रेस वर्ग यानी पत्रकार वर्ग आज चौथा खंभा के नाम से जाना जाता है। पत्रकारिता की दुनिया को चौथी दुनिया, फोर्थ ईस्ट की संज्ञा दी गई है। समाचार माध्यमों के मोटे तौर पर 3 उद्देश्य माने जा सकते हैं: सूचना पहुंचाना, मनोरंजन और शिक्षा। हालांकि यह माना जाता है कि संचार माध्यम का मुख्य उद्देश्य सूचनाएं पहुंचाना होता है, लेकिन जब आप रेडियो सुनते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें कार्यक्रमों का बहुत बड़ा हिस्सा मनोरंजन को ध्यान में रख कर प्रसारित किया जाता है। ज़रा सोचिए, रेडियो पर अगर 24 घंटे सिर्फ समाचार प्रसारित किए जाए तो आप उसे कितने देर सुनेंगे। या इसके उलट, अगर केवल उस पर गाने प्रसारित किए जाए तो कभी ना कभी ऐसा होगा, ज़रूर लगेगा कि कुछ समाचार प्रसारित किए जाते या देश दुनिया की जुड़ी जानकारियाँ प्रसारित की जाती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मात्र मनोरंजन, जानकारी या समाचार से संतुष्ट नहीं होता। इन तीनों के प्रति इसमें सहज जिज्ञासा होती है। आजकल टेलीविज़न पर इन तीनों के लिए अलग अलग चैनल शुरू हो गए हैं। अगर आपको समाचार सुनना है तो आप समाचार का चैनल ट्यून करते हैं, फिल्म देखनी है तो उसके चैनल पर जाते हैं, या मनोरंजन चाहिए तो उसके लिए कई चैनल हैं। सूचना का अर्थ होता है आमतौर पर समाचार लाया जाता है। ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि समाचारों का विस्तार आज सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक ना होकर समाचार के हर क्षेत्र तक हो चुका है। जब आप कोई अखबार पढ़ते हैं या समाचार का कोई चैनल देखते हैं तो उसमें राजनीतिक हलचलों के अलावा खेल, शिक्षा, कृषि, बाजार भाव, शेयर, अर्थ, स्वास्थ्य, जगत, अपराध, मौसम आदि की जानकारियाँ भी प्रसारित की जाती है। बल्कि अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से कंपनियां अपने उत्पादन अथवा सेवा के बारे में उपभोक्ता को विविध प्रकार की सूचनाएं भी देती रहती है। जरा सोचिए,
आपको ये सूचनाएं कहाँ से और किस प्रकार मिली कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए मुक्त शिक्षा माध्यम से अब 12वीं की परीक्षा भी दे सकते हैं। इसी तरह आपको कोई सामान खरीदना है और वह सामान कई कंपनियां बनाती है, आपको ठीक से जानकारी नहीं है कि किस कंपनी का सामान खरीदना आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे में आपको हर अखबार में या टेलीविज़न पर विज्ञापन के जरिए उस वस्तु के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो आपको खरीदनी में आसानी हो जाती है। इसी तरह नौकरियों के विज्ञापन भी संचार के माध्यमों के जरिए आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, एड्स के प्रति जागरूकता, बाल विवाह के कुप्रभाव, नशे से समाज और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रदूषण, जल चेन आदि समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और इनमें सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित करने संबंधित अनेक सूचनाएं समाचार माध्यमों के जरिए प्राप्त होती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है समाचार माध्यम सूचनाओं का एक सतत माध्यम होते हैं। कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने अंतरिक्ष में एजुसेट नामक उपग्रह स्थापित किया। इस उपग्रह का मकसद दूरदर्शन शिक्षा में विद्यार्थियों शिक्षितों को लाभ पहुंचाना है। आप तो जानते हैं कि मुक्त शिक्षा माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को मौद्रिक सामग्री के अलावा रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन आदि के माध्यम से भी पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री और शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक इस तरह की जानकारियों दूसरे उपग्रहों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन एजुटेट के स्थापित हो जाने के बाद शिक्षा के स्वतंत्र उपग्रह अस्तित्व में आ गए और शिक्षा संबंधी सामग्री के प्रसारण में काफ़ी सुविधाएं हो गई। अब ये भी जानते हैं कि अब ज़्यादातर रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रम उपग्रह के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। अब समाचार पत्रों के प्रकाशन और उनकी सूचनाओं का संग्रह भी उपग्रह के माध्यम से होने लगा है। इस बारे में आप इन पाठकों में विस्तार से पढ़ेंगे। संचार माध्यमों के प्रकार और उनकी उपयोगिता। आप में से काफ़ी लोग अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं और टेलीविज़न देखते हैं। ये सभी समाचार माध्यम हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इन माध्यमों में इंटरनेट सबसे नया सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कंपनियों, विभागों द्वारा मुहैया कराए जाने वाली प्रचार सामग्री भी संचार का माध्यम साबित हुई है। अगर कुल मिलाकर संचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम। मुद्रित माध्यम। मुद्रित संचार माध्यम से मुख्य रूप से अखबार और पत्रिका आती है। आप तो जानते हैं कि अखबारों में मुख्य रूप से समाचार प्रकाशित होते हैं। इन जानकारियों में शिक्षा से लेकर खेती बाड़ी, खेल कूद, बाजार भाव, सिनेमा, स्वास्थ्य तथा पोषण, टेलीविज़न के कार्यक्रमों, फैशन, ज्योतिषी, भविष्यफल और दुनिया के विभिन्न स्थानों, वहाँ के लोगों और उनके रहन सहन के बारे में भी जानकारियाँ प्रकाशित होती है। देश दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हलचलों के विश्लेषण तो प्रकाशित होते ही है। अखबार चूँकि हर दिन प्रकाशित होते हैं, इसलिए इनमें रोज़ की विभिन्न क्षेत्रों की ताज़ा खबरें मुख्यतः से प्रकाशित होती हैं, इसलिए इन्हें समाचार पत्र कहा जाता है। दुनिया भर में चूँकि हर क्षेत्र में हर पल कोई ना कोई नई घटना घटती है और इसमें से हर क्षेत्र की जानकारी हर कोई पाना चाहता है, इसलिए हर अखबार अपने अपने तरीके से अखबारों के लिए अलग अलग पन्ने निर्धारित करता है। अपने अखबार पढ़ते हुए देखा होगा कि आमतौर पर पहले पन्ने पर देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित होती है, जैसे प्रधानमंत्री की किसी योजना की घोषणा, कोई महत्वपूर्ण फैसला या दुनिया के किसी देश में हुई कोई बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना।
इसी तरह ज़्यादातर अखबारों में आखिरी पन्ने में खेल, दूसरे पन्ने में स्थानीय खबरें और आखिरी पन्ने पर अर्थ जगत से जुड़ी खबरें होती है। इसके अलावा देश विदेश की खबरें के लिए अलग से पन्ने निर्धारित किए जाते हैं और संपादकीय के लिए आमतौर पर बीच का पन्ना निश्चित होता है। इसमें हर अखबार अपने आकार में मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों की खबरों के लिए पन्नों की संख्या अलग अलग निर्धारित करता है। किसी अखबार में स्थानीय खबरों के लिए 2 पन्ने होते हैं तो किसी से इससे अधिक। कुछ अखबार ज्वारवार खबरें भी प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पर विशेष परिदृष्टि देखने का भी प्रचलन कुछ समय से बढ़ा है। अगर अखबार के खबरों को क्षेत्रवार प्रकाशित करने और उनके लिए अलग अलग पन्ने निर्धारित करने के पीछे पाठकों को पढ़ने में सुविधा का ध्यान रखा जाना ही मुख्य उद्देश्य होता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप अखबार रोज़ पढ़ते हैं, पर ऐसे में अगर आपको पता है कि किस तरह की खबरें जो अखबार आप पढ़ते हैं उसमें किस पन्ने पर छपती है, तो बजाय पूरे अखबार में से वैसी खबरों को तलाशने के आप सबसे पहले वही पृष्ठ खोल कर पढ़ते हैं। इसी तरह अगर आपके किसी मित्र को खेल में रुचि है तो वह खेल का पन्ना खोलता है और उसे खेल की जुड़ी सारी खबरें एक जगह मिल जाती है। इस तरह पूरी खबर में से अपनी रुचि के समाचार छांटना आसान हो जाता है। वैसे ही अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको पता है कि आपके अखबार में सप्ताह में एक दिन सेहत डॉक्टर की सलाह, किशोर शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और रोजगार से जुड़े अवसरों के बारे में अलग अलग दिन विस्तृत प्रकाशित होता है, वे किस दिन और किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है पता होने से आप झट से वह पृष्ठ खोलते हैं और अपने काम की सूचनाएं निकाल लेते हैं। हर अखबार रविवार को अलग से विस्तृत प्रकाशित करता है जिसमें समाचारों से अलग हटकर समाज के विस्तृत पक्षों पर जानकारी दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को विविध विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करना, उनका मनोरंजन करना और जागरूक बनना होता है। इसमें आमतौर पर सामाजिक मुद्दे से जुड़े विषय उठाए जाते हैं। इसमें साहित्य भी होता है, फैशन भी होता है, कला के क्षेत्र व महिलाओं के किशोरों की जुड़ी जानकारियाँ और बच्चों के लिए गतिविधियाँ भी होती हैं। इनमें मुख्य रूप से फीचर प्रकाशित होते हैं। फीचर के बारे में तो आप आगे पढ़ेंगे। अखबार की उपयोगिता। अखबार को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। 3 खंभों के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये है पहला विधायिकी यानी सदन और विधानसभाएं, दूसरा कार्यपालिका यानी नौकरशाही और तीसरा न्यायपालिका यानी अदालत। निम्नलिखित वर्गीकरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लोकतंत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अखबार, खबरपालिकाएं। लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी खबरपालिका कहा जाता है। इसे संविधान में ये दर्ज प्राप्त नहीं है, बल्कि इसे लोगों ने चौथा खंभा मान लिया है। ऐसा इसलिए कि विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसे तोड़ने वालों को दंडित करती है। लेकिन अखबार अक्सर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में होने वाली गड़बड़ियों को उजागर करने का काम करता है, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है, सरकार के फैसलों पर टिप्पणियां करता है और नौकरशाही की ढीलमडार रवैये पर उंगली उठाता है। इस तरह कई बार न्यायपालिका को कानून पर नज़र रखने में मदद पहुंचता है, सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने पर मजबूर करता है, नौकरशाही को मुस्तैद बनाता है। अपने अक्सर पढ़ा सुना होगा कि अखबार में खबरें प्रकाशित होने के बाद
कई सामाजिक मुद्दों पर सरकार या न्यायपालिका का ध्यान गया और उसने तुरंत उस पर कार्रवाई की। सरकार ने किसी योजना की घोषणा की पर अखबार ने उसकी खामियों पर सवाल उठाया या उनके पूरा ना होने पर खबर छापी तो सरकार को तुरंत नया फैसला करना पड़ा। इस तरह अखबार लोगों को खबरदार करता है और लोकतंत्र की रक्षा करता है। इसलिए संविधान में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। सरकार उसकी आज़ादी को बाधित करने की कोशिश नहीं कर सकती। क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि प्रेस नहीं होती तो क्या सचमुच लोकतंत्र की रक्षा हो पाती? क्या आप अपने अधिकारों के प्रति इतने सख्त हो पाते? सरकार या नौकरशाही के फैसले आपके हक में कितने सही या गलत हैं, आप ठीक आकलन कर पाते? इसके खिलाफ सरकार पर दबाव बन पाता। लेकिन अखबार केवल सरकारी फैसलों, योजनाओं, नीतियों या कामकाज के तरीकों की तरफ ही लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करता, बल्कि समाज के दूसरे विभिन्न मुद्दों पर भी लोगों को जागरूक बनाता है। शायद आपको पता हो, आज जिस पर्यावरण प्रदूषण को लेकर इतने आंदोलन चल रहे हैं, सबसे पहले इसी की तरफ लोगों का ध्यान अखबार में प्रकाशित खबर को पढ़कर ही गया था। जब अखबार में समाचार छपा कि वाहनों के धुएं, वनों के कटने और प्राकृतिक संपदा के दोहन से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए अदालत ने सरकार को निर्देश जारी किया था। इसी तरह बढ़ती जनसंख्या, लिंग भेद, भ्रूण हत्या जैसे अनेक सामाजिक मुद्दों पर अखबार अपनी नज़र रखता है और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करता है। वह देश के अलावा दूसरे देशों की गतिविधियों पर भी नज़र रखता है और उनका अपने देश पर पड़ने वाले प्रभावों से लोगों को अवगत कराता है। आप संपादकीय पन्ने पर छपने वाली टिप्पणियों को पढ़कर बहुत सारे मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में विचारों से अवगत होते होंगे और एक निष्कर्ष पर पहुंचते होंगे, सही और गलत का निर्धारण कर पाते होंगे। इसके अलावा अखबार लोगों को अपने विचार रखने का एक खुला मंच भी प्रदान करता है। अखबार के जरिए न सिर्फ आप देश दुनिया की हलचलों से परिचित होते, इनमें प्रकाशित टिप्पणियों से राह बनाते हैं, बल्कि अखबार आपको अपने विचार प्रकट करने का अवसर भी देते हैं। किसी मुद्दे पर आप असहमत है तो लेख लिखकर या पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, सीधे सरकार को संबोधित कर सकते हैं। आपके आसपास कई समस्या नज़र आती है तो अखबार के जरिए उसे लोगों के सामने ला सकते हैं। अखबारों में अक्सर अलग अलग मुद्दों, समस्याओं पर लोगों की लंबी बहस आयोजित होती है। लोगों की राय या प्रतिक्रिया भी प्रकाशित होती है। इस तरह अखबार सिर्फ अपने तरीके से विचारों या समाचारों को नहीं प्रकाशित करते, बल्कि आम लोगों को साथ लेकर चलते हैं, उनके विचारों, समस्याओं और प्रतिक्रियाओं को भी प्रस्तुत करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अखबार लोकतंत्र में ज़रूरी है? आपने पढ़ा, अखबार को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। अखबार खबर फलक का कार्य करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करता है, आपको अधिकारों के प्रति सजग करता है। अखबार हर मुद्दे पर परवाही की भांति पैनी नज़र रखता है। अखबार विचार रखने का खुला मंच है। पत्रिकाओं का प्रकाशन सर्वाधिक होता है। ये अखबारों की तरह रोज़ नहीं प्रकाशित होती, बल्कि साप्ताहिक, मासिक, द्विमासिक, तिमासिक, छमाही और वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है। सर्वाधिक होने की वजह से पत्रिकाओं में ताज़ा सूचनाएं देने की गुंजाइश कम होती है। इसलिए ज़्यादातर पत्रिकाओं में घटनाओं, समाचारों, सामाजिक, साहित्यिक और कला जगत की हलचलों पर विस्तार से वैचारिक टिप्पणियाँ प्रकाशित की जाती है। उन्हें पढ़ने का लाभ ये होता है कि सूचनाओं
से लगातार रूबरू होते लोगों को उन पर प्रतिक्रियाएं जानने, उनकी तह में छुपी वास्तविक को जानने, घटना को विस्तार से समझने का मौका मिलता है। पत्रिका चूँकि सर्वाधिक होती है, इसलिए इसमें ताज़ा घटनाक्रम का प्रकाशन संभव नहीं होता। दूसरे, इनके अगले अंक के प्रकाशन का तक इंतजार करना पड़ता है। इस अर्थ में पत्रिकाओं में सूचनाएं देर से अवश्य पहुंचती है, मगर उनकी अवधि समाचार पत्रों की अपेक्षा थोड़ी लंबी होती है। समाचार पत्र अगर एक दिन में पूरा नहीं पढ़ा गया तो दूसरे दिन नया पत्र आ जाता है, पर पत्रिकाओं को एक दिन में नहीं भी पढ़ा जा सकता तो 2-3 दिन से आराम से पढ़ा जा सकता है। इसके सर्वाधिक होने का लाभ ये होता है कि सूचनाओं के विस्तार से प्रकाशन तथा विवेचन की सुविधाएं होती है। दैनिक अखबार की तरह चूँकि इन्हें प्रकाशित करने की जल्दी नहीं होती, इसलिए खबरों की तह में जाने का समय इन्हें ज़्यादा मिल जाता है। इसलिए कई बार पत्रिकाएं खबरों की तह में छिपी घटनाओं को भी ढूंढ कर ले जाती है। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने आते होंगे। कुल मिलाकर पत्र पत्रिका सूचनाओं का तेज़ी से और प्रामाणिक तौर पर प्रकाशन कर पाते हैं, और इससे लोगों को न सिर्फ सरकार की योजनाओं, नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि जागरूकता भी पैदा होती है। इसमें अखबारों के जरिए तो आम आदमी में जागरूकता बढ़ती ही है, विज्ञापनों व सरकारी सूचनाओं के जरिए भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन्हें काट कर लंबे समय तक दस्तावेज के रूप में सहेजा जा सकता है। श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यमों के जरिए माध्यमों का प्रसारण किया जाता है, जिन्हें सिर्फ ना सुना जाता है। मुद्रित माध्यमों की तरह इनकी सूचनाओं को पढ़ा या उसमें जुड़ी घटनाओं के चित्रों को देखा नहीं जा सकता। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। अब पत्र पत्रिकाओं और रेडियो की सूचनाओं या समाचारों में अंतर महसूस करते होंगे। रेडियो में भी समाचार, विज्ञापन, सूचनाओं आदि का प्रसारण किया जाता है, मगर इनकी विशेषता यह होती है कि मुद्रित माध्यमों के जरिए प्रकाशित सूचनाओं का लाभ सिर्फ सांसर व्यक्ति ही उठा पाता है, मगर रेडियो अथवा वह माध्यम की सूचनाओं का लाभ कम पढ़े लिखे या निरक्षर व्यक्ति भी उठा सकते हैं। दूसरे, इसमें मुद्रित माध्यमों की तरह इसका लाभ उठाने के लिए रोज़ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडियो सेट एक बार खरीद लेने के बाद लंबे समय तक इसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इसमें कहीं भी उठा कर ले जाया जा सकता है, जैसे खेत में काम करते समय किसान खेत में, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर फैक्ट्री में काम करते हुए, या ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए भी इसे सुन सकता है। पत्र पत्रिकाओं की तरह इनकी सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए दूसरे काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। रेडियो पहुंच और प्रभाव अखबार से अधिक है, क्योंकि निरक्षर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। रेडियो पर आजकल FM चैनल, ज्ञानवाणी के जरिए विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। इसमें से जो विद्यार्थी कक्षा में नहीं जा पाते, कोई दूसरा काम करते हैं, वह भी लाभ उठा सकते हैं। ये कार्यक्रम इतने रोचक और ज्ञानवर्धक होते हैं कि पुस्तक पढ़ते समय जो परेशानियां आपको महसूस होती है, इन कार्यक्रमों को सुनने से आपकी आसानी से समझ आ जाती है। आपने यह भी ऐसा महसूस किया, पुस्तकों में प्रकाशित सामग्री को पढ़ने में ये सहायक है या नहीं। रेडियो में भी लगभग सभी मुख्य समाचार सूचनाएं होती हैं जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है, मगर इसमें अंतर केवल इतना होता है कि रेडियो में समाचारों सूचनाओं के लिए समय निर्धारित होने
के कारण इनके विस्तार की गुंजाइश कम होती है। इनमें विशेष रूप से मुख्य समाचार प्रसारित हो पाते हैं, जबकि अखबारों में स्थानीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए काफ़ी जगह बन जाती है। साथ ही इसमें घटनाओं के चित्र भी प्रकाशित किए जा सकते हैं, जो कि रेडियो में संभव नहीं है। इनकी सूचनाओं या समाचारों को अखबार पत्रिकाओं की सूचनाओं समाचारों की तरह काट कर लंबे समय तक रख पाना असंभव नहीं है। दूसरे, इसमें प्रसारित होने वाले समाचारों को ध्यान से ना सुना जाए तो जो समाचार छूट जाते हैं उन्हें अखबार की तरह दोबारा पढ़कर समझना संभव नहीं होता। अगले प्रसारण तक इंतज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें समाचारों के लिए समय निर्धारित होने के कारण समय पर रेडियो खोलना ज़रूरी होता है। अखबार में ये सुविधा होती है कि जब मर्जी पढ़ा जा सकता है। रेडियो की तरह इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं होती। रेडियो के अलावा श्रव्य माध्यम के रूप में इन दिनों टैप रिकॉर्डर का भी प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। इसमें सूचनाओं को रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, जिसे जब मर्जी सुना जा सकता है। ये माध्यम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। आप भी इस माध्यम का लाभ उठाते होंगे। पाठ्य पुस्तकों के अलावा दूर शिक्षा प्रणाली के जरिए शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान ऑडियो सेट भी देते हैं। इसमें पाठ्यक्रम के अलावा कई पाठ्यक्रम सहायक सामग्री उपलब्ध होती है। इन कैसेटों को आप अपनी सुविधा के अनुसार सुनकर लाभ उठा सकते हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां भी अपने समाचार प्रचार के लिए ऑडियो कैसेट का इस्तेमाल करने लगी है। कई कंपनियां अपने विज्ञापनों का प्रसारण इसके जरिए कराती है। जो लोग कस्बों में रहते हैं उन्होंने सिनेमा का प्रचार करने वालों वाहनों को लाउड स्पीकरों पर प्रचार करते देखा होगा। महानगरों में लाल बत्तियों पर ट्रैफिक पुलिस का समाचार प्रसारित होते सुना होगा। लाउड स्पीकर भी संचार का एक श्रव्य माध्यम ही है। दूर श्रव्य माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए न सिर्फ कार्यक्रमों को सुना जा सकता है, बल्कि घटनाओं के चित्र भी देखे जा सकते हैं और इसमें संबंधित प्रमुख सूचनाओं को पढ़ा भी जा सकता है। टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम ही है। आप टेलीविज़न तो देखते ही हैं, क्या इस पर प्रसारित होने वाले समाचारों और रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में अंतर बता सकते हैं? दोनों में से किस माध्यम के कार्यक्रम आपको अधिक रोचक लगते हैं? जाहिर है टेलीविज़न के लगते होंगे, क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि टेलीविज़न के कार्यक्रमों को क्या आप आंख बंद करके या कोई दूसरा काम करते हुए आनंद उठा सकते हैं? नहीं, परंतु रेडियो के कार्यक्रमों का आप आनंद उठा सकते हैं, लेकिन टेलीविज़न के कार्यक्रमों समाचार सूचना आपको ज़्यादा रोचक इसलिए लगती है, आपके मन पर ज़्यादा समय तक अंकित रहती है कि इसमें श्रव्य के साथ साथ विजुअल यानी दृश्य सामग्री भी होती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जिन बातों को पढ़ या सुनकर आप नहीं समझ पाते, उन्हें देखकर आसानी से समझ जाते और वह आपको लंबे समय तक याद भी रहती है। कई बार लिखकर या बोलकर जिन बातों को समझा पाना या अभिव्यक्ति कर पाना मुश्किल होता है, उन्हें एक चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से कहा जा सकता है। टेलीविज़न पर भी ऐसा ही होता है। इसमें समाचारों को बोलकर तो प्रसारित किया जाता है, उसमें संबंधित चित्रों को दिखाया कर और जहाँ जरूरी हुआ लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर अधिक प्रभाव पैदा किया जा सकता है। इसी तरह इस पर प्रसारित होने वाले पाठ्यक्रम विषयक कार्यक्रम भी रोचक और प्रभावशाली रूप में तैयार किए जा सकते हैं। आजकल दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में
विकसित हो चुका है। जब से 24 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित होने लगे हैं, इसके माध्यम से समाज के विविध पक्षों को देखने, हर पल की घटनाओं को प्रसारित कर पाने की सुविधा बढ़ी है। अत्याधुनिक उपकरणों के विकास से एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं भेज पाना आसान हो गया है। अब तो घटनास्थल से भी सीधे आंखों देखा हाल तुरंत प्रसारित किया जा सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार टेलीविज़न पर किसी भी घटना के तत्काल समाचार आपके सामने होते हैं। किसी दूसरे देश में बैठे व्यक्ति उस पर टिप्पणी कर ली और प्रसारित की जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि चित्रों से अधिक संख्या में प्रसारित किए जाने से सूचनाओं समाचारों की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। इसलिए आज के इसके दर्शकों की संख्या दूसरे संचार माध्यमों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। इस कारण विभिन्न कंपनियां और सरकार भी अपने कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं का प्रसारण करना, उसके बारे में विज्ञापन के जरिए लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, इस माध्यम से जरिए अधिक उचित समझते हैं। टेलीविज़न के ज्ञान दर्शन चैनल द्वारा पाठ्य सामग्री या पाठ्यक्रम सहायक सामग्री का प्रसारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पाठ्यक्रमों के प्रसारण के लिए अब एक अलग से एजुसेट नामक उपग्रह भी अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। इससे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, यहाँ तक कि अध्यापकों के लिए शिक्षा संबंधी सूचना प्राप्त करने, दुनिया में चल रहे शिक्षा संबंधी प्रयोगों के बारे में जानने और उनका इस्तेमाल करने में काफ़ी आसानी हो गई है। जिस तरह फिल्म, संगीत, मनोरंजन तथा समाचारों के अलग अलग चैनल शुरू हो गए हैं, उसी तरह विद्यार्थियों के लिए भी अलग से शिक्षा चैनल शुरू किया रहे हैं, जिस पर अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों और शिक्षाओं के लिए कार्यक्रम का प्रसारण होने लगा है। इस चैनल के जरिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी अपने विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। कभी कभी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। टेलीविज़न का प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समाचार पत्रों और रेडियो की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, लेकिन इन पर सभी प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का समय निर्धारित होता है। इसलिए अलग उस समय पर उन्हें देखना चूक जाए तो उनका लाभ उठा पाना संभव नहीं होता। नए संचार माध्यम। आजकल आप अक्सर लोगों से मोबाइल फ़ोन पर बात करते होंगे। आप अपने दोस्तों और ये कहते कई बार सुना होगा कि इंटरनेट के ज़रिए अमुक मुद्दे पर जानकारी ज़्यादा उपलब्ध है। ये दोनों संचार के नए माध्यमों के रूप में इन दिनों बहुत तेज़ी से उभरे हैं। मोबाइल फ़ोन घर के साधारण फ़ोन से कई आपको इसमें थोड़ा भिन्न। घर के फ़ोन को एक तार के जरिए थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसे उठाकर कहीं भी ले जाना आसान नहीं होता। जबकि मोबाइल फ़ोन बिना तार वायरलेस के काम करता है, जिसे लेकर आसानी से कहीं भी जाया जा सकता है। इसलिए अब लोगों को फ़ोन जेब में रख कर चलने की सुविधा को देखते हुए इनके सेट काफ़ी छोटे छोटे तैयार किए जाने लगे हैं। मगर ये एक दूसरे से बातचीत करने के अलावा इसका उपयोग संदेश भेजने, पाने, SMS, फ़ोटो खींचने और तुरंत उसे दूसरे व्यक्ति के पास भेजने, किसी की बातचीत रिकॉर्ड करने और उसे दूसरे के पास भेजने, फिल्में, गाने सुनने, समाचार सुनने के लिए भी किया जाता है। इस तरह समाचार एकत्रित करने वाले
संवाददाताओं को के लिए तो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है आम आदमी के लिए भी कई आयामों के कारगर साबित हो रहा है। ये उन फ़ोन सेटों में उपलब्ध होता है जिसमें मल्टीमीडिया डिस्क यानी MMS होता है। आप तो ऐसे मोबाइल फ़ोन भी उपलब्ध है जिन पर 10 से 20 मिनट की फ़िल्म बनाई जा सके, उसे भेजा सके। इसके द्वारा इंटरनेट सर्च इंजन से सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती है। संक्षेप में कहे तो इंटरनेट का उपयोग भी मोबाइल फ़ोन पर संभव है, यानी कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है। इस फ़ोन की खासियत है कि जिस व्यक्ति के पास ये है वह चाहे देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, चल रहा हो, उसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से घटना या दृश्य के चित्र खींचकर दूसरे स्थान पर तुरंत भेज सकता है। पहले ऐसा करना काफ़ी मुश्किल काम होता था। पहले कैमरे से चित्र खींचा जाता था, फिर उसका प्रिंट निकाला जाता था, फिर उन्हें भेजा जाता था। इसमें काफ़ी समय लग जाता था। अब चित्र खींचने के बाद तुरंत भेजा जा सकता है। टेलीविज़न पर प्रसारित करने वाले चैनल तो इसी प्रणाली पर काम करने वाले डिजिटल कैमरों का उपयोग भी करने लगे हैं। डिजिटल कैमरे में साधारण कैमरे की तरह रील डालने की ज़रूरत नहीं होती। कैमरे के भीतर उसकी मेमोरी यानी स्मृति निर्धारित होती है, जिसकी क्षमता के मुताबिक कैमरा दृश्य बिन-फुट भाषा में दर्ज कर लेता है और कूट भाषा को जब कंप्यूटर के माध्यम से खोला जाता है तो वह दृश्य दिखाई देने लगता है। संचार क्रांति के इस युग में मोबाइल फ़ोन सूचनाएं पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। विशेष रूप से रेडियो और टेलीविज़न पर सूचना समाचार भेजने प्राप्त करने में इसे काफ़ी सुविधा हुई है। पहले सूचना भेजने के लिए फैक्स या टेलीग्राम करना पड़ता था। अब मोबाइल फ़ोन से ही लिखित वाचिका या चित्र के रूप में सूचनाएं भेजी जाने लगी है। इसके अलावा मोबाइल धारक अगर किसी से बात करने की बजाय लिखित रूप से संदेश भेजना चाहते हैं तो वह SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, मोबाइल को कंप्यूटर से जोड़कर इंटरनेट सुविधा का भी लाभ उठाया जा सकता है। कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर जब किसी के लिए अपरिचित नहीं रह गया है। ये ऐसा उपकरण है जिसके कारण संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इस पर अखबारों, रेडियो, टेलीविज़न के लिए समाचार लिखे जा सकते हैं, संपादित किए जा सकते हैं और प्रसारित किए जा सकते हैं। पहले जहाँ अखबार की डिज़ाइन काट और चिपका कर तैयार की जाती थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई। अब कंप्यूटर पर समाचारों को टाइप कर फ़ोटो सेट कर पूरा का पूरा अखबार बहुत कम समय में तैयार किया जाने लगा है। यही नहीं, अखबार के पूरे पन्ने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा और सीधे मशीन पर प्रकाशित किया जा सकता है। जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अखबारों के प्रकाशन के लिए समय की कमी रहती है, इसलिए कंप्यूटर पर अखबारों की डिज़ाइन की सुविधा उपलब्ध हो जाने से देर रात तक के ताज़ा समाचारों का इंतज़ार कर उनका प्रकाशन कर पाना अब आसान हो गया है। यही नहीं, अलग रंगीन अखबार का प्रकाशन काफ़ी आसान और सस्ता हो गया है। सुंदर से सुंदर तरीके से इसका प्रकाशन संभव है। इसी तरह रेडियो और टेलीविज़न पर भी समाचारों और दूर कार्यक्रमों को तैयार करने में काफ़ी आसानी हो गई है। जब से टेलीविज़न पर समाचार चैनलों की होड़ शुरू हुई है, ताज़ा से ताज़ा समाचारों के प्रकाशन की होड़ मच गई है। कंप्यूटर के आ जाने से आप कहीं भी समाचार, चित्र, सूचनाओं का संकलन करना आसान हो गया है। समाचार संकलन के साथ ही बहुत
कम समय में कंप्यूटर के माध्यम से इसका संपादन निर्धारित समय के प्रसारित आसान हो गया है। देश या दुनिया के किसी भी कोने में बैठ संवाददाता समाचारों का संकलन संपादन कर अपने मुख्य कार्यालय अथवा प्रसारण केंद्र को इंटरनेट के जरिए भेज सकता है, जिसे जस का तस प्रसारण किया जा सकता है। पहले ऐसा कर पाना संभव नहीं था। संवाददाता जो समाचार सूचना अपने केंद्र को भेजता था, उसका संपादन करने में काफ़ी समय लग जाता था। फिर से निर्धारित समय में प्रसारित योग्य बनने के लिए काफ़ी तरह वक्तों करनी पड़ती थी। यही नहीं, फिल्म निर्माण की कंप्यूटर के आने से बहुत आसानी हो गई है, खासकर उनके संपादन में। इंटरनेट का अर्थ है कंप्यूटर का जाल। ये जाल स्थानीय स्तर पर भी तैयार किया जा सकता है। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब कई कंप्यूटरों को सर्वर के जरिए जोड़ दिया जाता है, तो वह एक ऐसे वातावरण में काम करने लगते हैं जिसकी तहत जब इन्हें उपग्रह के जरिए जोड़ दिया जाता है तो दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक जाल तैयार हो जाता है। इंटरनेट सर्वर के जरिए जुड़े कंप्यूटरों से कई मायनों से भिन्न होता है। इंटरनेट में कार्यक्रम तैयार कर लिखित या चित्र रूप में टेलीविज़न की तरह प्रसारित किए जाते हैं। जिस तरह आप अलग अलग चैनल बदल कर टेलीविज़न के अलग अलग कार्यक्रम देख सकते हैं, उसी तरह आप इंटरनेट पर सैटेलाइट लॉगिन करके अपनी मनचाही सूचनाएं इकट्ठी कर सकते हैं। इस तरह इंटरनेट एक प्रकार की समृद्धि लाइब्रेरी है। जिस तरह लाइब्रेरी से मनचाही पुस्तक निकाल कर पढ़ी जा सकती है, उसी तरह इंटरनेट की अलग अलग साइटों से जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि किस विषय पर जानकारी कहाँ किस साइट पर मिलेगी, तो आप सर्च इंजन में अपना विषय टाइप कर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की तरह से मुद्रित किसी संवेद माध्यमों का मिला-जुला रूप है। ये न सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने का साधन है, बल्कि इसके जरिए संदेश भी पलक झपकते दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जा सकता है। इसके जरिए लोगों से बात की जा सकती है, उनके चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं, अनुसंधान किए जा सकते हैं और दुनिया भर में इसका प्रसारण किया जा सकता है। अब तो आप इंटरनेट के जरिए घर बैठे खरीदी भी कर सकते हैं, नए नए मित्र बना सकते हैं। इस तरह इंटरनेट एक त्वरित और बहुउपयोगी संचार माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। जहां पहले एक फाइल को एक शहर या विभाग से दूसरे विभाग में भिजवाने और वहां से कार्रवाई हो कर वापस आने में कई दिन लग जाते थे, अब इंटरनेट के जरिए पल भर में ये काम किया जा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर व्यापारी से व्यवसाय दूसरे व्यवसायी से बातचीत कर इंटरनेट के जरिए सौदा तय कर सकता है। सरकार के विभाग दूसरे विभागों से परामर्श कर सकते हैं। एक किसान दुनिया के बाज़ारों में अपनी फसलों की कीमत का अध्ययन कर सकता है, नए नए बीज, खाद, उपकरणों और कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। लाख की संख्या में इंटरनेट साइट उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारी निजी कंपनियों द्वारा तैयार की गई है, तो सरकारी विभागों, संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी तैयार की गई है। सभी विभाग विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, अनुसंधान अवसर आदि की जानकारियाँ उपलब्ध कराती है। आपके राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की भी एक साइट है, जिसका पता आपकी पुस्तक के पीछे दिया गया है। इसे लॉगिन करके आप यहाँ की गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आपकी शिक्षा संस्था की भी साइट अब तो इंटरनेशनल के जरिए आप नौकरी और रोज़गार के अवसरों की जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, कई शैक्षिक संस्थान तो इंटरनेट के जरिए परीक्षाएं भी आयोजित करने लगे हैं। इंटरनेट के उपयोग में एक सुविधा यह होती है कि रेडियो, टेलीविज़न और पत्र पत्रिकाओं की तरह इसके उपयोग के निश्चित समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी नहीं होता। इसे जब मर्जी खोल कर उपयोग किया जा सकता है। हाँ, यह बाकी संचार माध्यमों की अपेक्षा थोड़ा महंगा अवश्य है,
इसके उपयोग के लिए एक कंप्यूटर और एक फ़ोन या इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, मगर जिन लोगों के पास ये साधन नहीं है वे भी साइबर कैफ़े में जाकर प्रति घंटे की दर से भुगतान कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अब तो छोटे छोटे कस्बों में भी साइबर कैफ़े खुल गए हैं। अगर आपने अभी तक इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया है तो किसी साइबर कैफ़े में जाकर इसका इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि यह कितना रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी संचार माध्यम है। आपने क्या सीखा? संचार माध्यमों के जरिए देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। न सिर्फ समाचारों का सशक्त माध्यम होते हैं बल्कि लोगों को जागरूक बनाने का भी काम करते हैं। इसलिए इन्हें लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: मुद्रित, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार और पत्रिका आती है। रेडियो और टेप रिकॉर्डर श्रव्य माध्यम है। टेलीविज़न दृश्य श्रव्य माध्यम है। इंटरनेट मुद्रित श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यम का मिला-जुला रूप है। अखबारों में हर दिन नए समाचार होते हैं, इसलिए इसकी आयु 1 दिन की होती है, जबकि पत्रिकाएं सर्वाधिक होती है और इसमें मुख्य रूप से समाचारों के विश्लेषण छपते हैं, इसलिए इसकी आयु अखबारों की अपेक्षा अधिक होती है। श्रव्य और दृश्य श्रव्य माध्यमों की सूचना कार्यक्रमों का प्रसारण निश्चित अवधि में होता है, इसलिए इनके प्रसारण का लाभ उठाने के लिए उस समय का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। अखबारों पत्रिकाओं की सूचनाओं समाचारों को काट कर सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रमों को एक ऐसा कर पाना कठिन है। मोबाइल और इंटरनेट सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान और संकलन के मसले में सबसे तेज़ संचार माध्यम है। योग्यता विस्तार। उपलब्ध समाचार पत्र के विभिन्न पहलुओं और स्तंभों का सूचीकरण कीजिए। अपने शहर में निम्नलिखित स्थानों का सदर्शन कीजिए और विधि कार्यक्रमों की ज्ञान वृद्धि कीजिए। आकाशवाणी भवन, दूरदर्शन केंद्र, रेडियो, दूरदर्शन, अन्य समाचार चैनलों से प्रसारित खबरों में अंतर की सूची बनाइए। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।